विदेशी जाल, मोदी और देश से सवाल। निशाने पर मोदी है या फिर निशाने पर देश है? मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, देश नहीं है। ये विदेशी साजिश जो है, मैं कहता हूं कि ये विक्टिम कार्ड है। दोस्त शामिल हो जाए दुश्मन की चाल में, शेर भी फंस जाता है मकड़ी के जाल में। जब इनके खिलाफ देश में जनाक्रोश होता है, फिर ये पाकिस्तान, मुसलमान, अमेरिका और चीन इनकी आड़ में ही छिपते हैं। भारत की LIC पे भरोसा नहीं है, SBI भरोसा नहीं, भारत की आर्मी पे भरोसा नहीं, भारत के एयरपोर्ट पे भरोसा नहीं है, भारत के कोर्ट पे भरोसा नहीं है, भारत की संसद पे भरोसा नहीं है। कोई विदेश में बैठा हुआ व्यक्ति तय नहीं करेंगे भारत के लोकतंत्र को, चाहे उसके पास हजारों अरबों बिलियन डॉलर हो, लेकिन भारत का लोकतंत्र यहाँ के कोटि कोटि लोग तय करेंगे। नमस्कार व्यूअर्स, आप देख रहे हैं CNBC आवाज और CNBC आवाज में टक्कर में आज पब्लिक डिबेट का दिन है और आज की पब्लिक डिबेट हम उस मुद्दे पर कर रहे हैं जो मुद्दा इस समय देश के लिए सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न बना हुआ है, लेकिन उसमें जॉर्ज सोरोस की एंट्री हो गई है। क्या विदेशी जाल है और मोदी और देश से सवाल है? आज CNBC आवाज की टक्कर में इसी मुद्दे पर होगी सबसे बड़ी चर्चा। क्या भारत के खिलाफ, भारत के लोकतंत्र के खिलाफ विदेशी साजिश की गई है? क्या भारत की संसद में विदेशी ताकतों ने घुसपैठ की है? सबसे पहले केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का ये बयान सुनिए। विदेशी ताकत जिसके केंद्र बिंदु में है एक व्यक्ति जिनका नाम है जॉर्ज सोरोस। उन्होंने ऐलान किया है कि वो हिंदुस्तान के लोकतांत्रिक ढांचे पर चोट करेंगे। दरअसल अमेरिकी बिजनेसमैन जॉर्ज सोरोस के एक बयान ने इस पूरे नेक्सस को बेनकाब कर दिया है। नरेंद्र मोदी और बिजनेसमैन अदानी बेहद करीबी हैं। पीएम मोदी इस मामले में चुप है, लेकिन उन्हें विदेशी निवेशकों और संसद में जवाब देना होगा। यह भारत की संघीय सरकार पर प्रधानमंत्री मोदी की पकड़ को काफी कमजोर कर देगा। जॉर्ज सोरोस का जो ऐलान हुआ है, वो ऐलान आप निश्चित रूप से बारीकी से समझें। वो हमारी डेमोक्रेसी को ध्वस्त करने का ऐलान मात्र इसलिए करते हैं ताकि उनके हैंड पिक्ड लोग सरकार चलाएं। एक और विदेशी प्रोपेगेंडा मशीन यानी BBC भी इन दिनों सुर्खियों में है और गुजरात दंगों के नाम पर निशाने पर पीएम मोदी ही है। और एक बार फिर हमारे लोग विदेशी ट्रैप में फंसकर अपने ही प्रधानमंत्री को घेरने में लगे हैं। लेकिन इन लोगों को ब्रिटिश सांसद को ध्यान से सुनना चाहिए। BBC डॉक्यूमेंट्री एक प्रोपेगेंडा वीडियो से ज्यादा कुछ भी नहीं। ये नरेंद्र मोदी पर हमला करने के लिए एक घटिया पत्रकारिता है। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने हर मामले की जांच की और उन्हें मोदी के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। सियासी विरोध को जायज ठहराया जा सकता है, लेकिन सियासी फायदे के लिए प्रोपेगेंडा फैक्ट्री के साथ हो लेना कतई जायज नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि सवाल देश का है। सवाल देश का है और इसीलिए आज का आर पार देश पर समर्पित है, क्योंकि देश महत्वपूर्ण है, देश का लोकतंत्र महत्वपूर्ण है, देश के ये लोग महत्वपूर्ण है, देश के कोटि कोटि लोग महत्वपूर्ण है हमारे लिए, और इसीलिए आज का आर पार महत्वपूर्ण है। मेरे साथ कौन कौन जुड़ा है आपको मैं परिचय करा देता हूं। आज की इस चर्चा में मेरे साथ कौन कौन जुड़ा है। मेरे साथ जुड़े डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, बीजेपी के प्रवक्ता और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मेरे साथ चरण सिंह सापरा है, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के और कार्यकारी अध्यक्ष है मुंबई कांग्रेस के, उनका अभिनंदन है। राजकुमार भाटी है, समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ सैयद जवाद है, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ शिवम त्यागी है, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक, उनका अभिनंदन है। और मेरे साथ देश की जनता है, उनका अभिनंदन है। तो जोरदार तालियों के साथ आज इस देश के बड़े मुद्दे के ऊपर हम आर पार में चर्चा करने जा रहे हैं। तो मेरा निवेदन है कि व्यूअर्स अगले 1 घंटे के लिए रिमोट को साइड पे रख दीजिए, क्योंकि अगर आपके लिए देश महत्वपूर्ण है तो आज का आर पार और ज्यादा महत्वपूर्ण होना चाहिए। मैं इस चर्चा की शुरुआत करता हूं सुधांशु त्रिवेदी आपसे। निशाने पर मोदी है या फिर निशाने पर देश है? कांग्रेस कहती है कि हमारा लोकतांत्रिक ढांचा बहुत मजबूत है, हम नेहरूवादी विरासत से आते हैं, हम सुनिश्चित करते हैं कि इस देश में लोकतंत्र बहाल रहे, इसलिए हमारा जॉर्ज सोरोस से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जॉर्ज सोरोस ने पत्ते खोल दिए हैं पूरे। देखिए, अब कांग्रेस की स्थिति वो हो गई जॉर्ज सोरोस के बोलने के बाद, जो एक पुराना गीत था ना कि अपनों पे सितम गैरों पे करम, ए जाने वफा ये जुल्म न कर, आगे की लाइन थी रहने दे अभी थोड़ा सा भरम। जो भरम था वो खत्म कर दिया उसने। अब तो उसने कह दिया $1 बिलियन लगाऊंगा।
मोदी की सरकार को हटाने के लिए अब तो तन मन धन से विदेशी शक्तियां भारत में सक्रिय हो गई। कांग्रेस के लिए समस्या यह हो गई कि जो वो मुद्दा उठा रहा उस मुद्दे के साथ तो कांग्रेस खूब बोल रही है, तो कैसे कह सकती है हमारा उससे मतलब नहीं है। पिछले 7-8 वर्षों से आप देखिए, जब जब भारत में संसद का सत्र शुरू होने वाला होता है तब तब विदेश में कोई ना कोई एक ऐसी खबर छपती है, चाहे रफाल का मामला हो, किसान आंदोलन में ग्रेटा थनबर्ग की रिपोर्ट आ जाए, फिर चाहे पेगासस का मुद्दा आ जाए, या अभी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री या हिंडनबर्ग आ जाए, और उधर से वो लोग सुर लगाते हैं और इधर से ये लोग ताल लगाते हैं, और अब उधर से भी ताल लगाने वाले मिलने लगे हैं। तो दोनों हाथों से ताली बज रही है, ये पूरे देश को दिखाई पड़ रहा है, और अब यह नकाब पूरी तरीके से हट गया है। व्यूअर्स के लिए कितने पैसे लगाने की बात कही है जॉर्ज सोरोस ने, अगर आप उसका अनुवाद करके बता दें। $1 बिलियन, उसने कहा $1 बिलियन तक का हम फंड लगाएंगे। इसका अर्थ क्या हो गया? $1 बिलियन आप समझते हैं, $1 अरब, $1 अरब रुपया नहीं। तो आप सोचिए कि कितना पैसा लगाने की बात हो रही है, और वो भी मोदी को हटाने और के ये लिए। इतना ही नहीं, अब मैं एक और इसमें बात गंभीरता से कहना चाहता हूं। ये सारा विषय हिंडनबर्ग से शुरू हुआ ना। हिंडनबर्ग के ऊपर अमेरिका में क्यों रोक लगी है? क्योंकि वो शॉर्ट टर्म सेलिंग करती है। शॉर्ट टर्म सेलिंग करने वाली कंपनी होती है कि ₹100 का शेयर है और वो कहती है हम 1 हफ्ते बाद खरीदेंगे, मगर कंपनी को मुझे आज का रेट देना पड़ेगा। अगर 1 हफ्ते बाद वो शेयर 100 का 120 हो गया तो ₹20 का कंपनी को फायदा, अगर 100 का 80 हो गया तो कंपनी को 20 का नुकसान। अब इन्होंने क्या किया कि शेयर खरीदे अडानी के, और उसके बाद रिपोर्ट की, शेयर धड़ाम से नीचे गए, करोड़ों करोड़ रुपए कमाए। अब वो करोड़ों करोड़ रुपए नहीं कमाए जाते केवल रिपोर्ट पे अगर यहां से सुरताल न लगाई गई होती कांग्रेस के द्वारा। तो अब समस्या तो इस पैसे की है, वो पैसा किसने कमवाया, किसके लिए कमवाया? चरण सिंह सापरा वो कह रहे हैं कि सुर और ताल लगवा रही है कांग्रेस पार्टी, पैसे लगवा रही है जॉर्ज सोरोस के थ्रू, भारत को डिस्टेबलाइज करने के लिए, नरेंद्र मोदी को हराने के लिए विदेश के साथ आप लोग मिलकर मोदी को हराने का प्रयास कर रहे हैं। अब यह बहुत गंभीर आरोप है। और क्या आपको लगता है, क्योंकि जॉर्ज सोरोस ने जो बात बोली है और वो सब कुछ सबके सामने है, पब्लिक डोमेन में है, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है, ऐसा कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है? जो मुद्दे आप उठा रहे हैं वही मुद्दा जॉर्ज सोरोस उठा रहा है, और वो कह रहा है मैं उसके लिए पैसे भी लगा रहा हूं हिंदुस्तान में। देखिए, कोइंसिडेंस की बात आप कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि हमारे जो राष्ट्रीय नेता हैं जयराम रमेश जी, उन्होंने तो क्लियर कट कहा है कि इस देश का जो लोकतंत्र है वो कोई जॉर्ज सोरोस नहीं चलाते हैं। और सच बताऊं कि पिछले दिनों के अंदर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी घिरी है अडानी के विषय पर, जिस तरह से उनको जवाब देना पड़ रहा है, और जिस तरह से ये बीबीसी डॉक्यूमेंट्री जो उसको लेकर के रेड हुई है, दोनों इशू के अंदर भारतीय जनता पार्टी को देश के अंदर बहुत सा जवाब देना पड़ रहा है जनता को, वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं विक्टिम कार्ड खेलने का प्रयास हो रहा है कि ये विदेशी साजिश जो है, मैं कहता हूं कि ये विक्टिम कार्ड है। विदेशी साजिश तो भारतीय जनता पार्टी भी करती रही है। पेगासस के जरिए से क्या किया उन्होंने, विपक्ष के लोगों पर जो कुछ हुआ पेगासस के जरिए आप सबको पता है। जी। और उसके बाद में भी इजरायली कंपनी, ऐसी इजरायली कंपनी जिसने रिकॉर्ड पर लिखा हुआ, उनकी साइट पर लिखा है कि हमने विभिन्न देशों के 30 चुनावों को हमने मैनेज किया है, 30 चुनाव के अंदर हमने मैनिपुलेशन किया है। उस कंपनी को भी भारतीय जनता पार्टी के लोग, जिस तरह से आप कहते हैं ना कदम ताल, उस कंपनी के साथ भी कदम ताल इनकी लगी हुई है। और फिर बताइए, पर जॉर्ज सोरोस कह रहे हैं, मैं वापस पूछ रहा हूं आपसे, जॉर्ज सोरोस कह रहे हैं मैं $1 बिलियन लगाऊंगा मोदी को निपटाने के लिए, बोलिए इस पर क्या बोलेंगे? और वो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी अगर भारत की संसद में कमजोर होगा तो अपने आप चीजें ठीक हो जाएंगी। ये इसको आप कैसे, इससे कैसे पार पाइएगा? ये अपने आप में बहुत सनसनीखेज है ये सब चीजें। जॉर्ज सोरोस तो ये पिछले कई वर्षों में ऐसा देखा नहीं गया है, इस तरह का ओपन एंड शट केस नहीं है कोई। जॉर्ज सोरोस ने बीबीसी का उल्लेख किया। मुझे बताइए कि जो दैनिक भास्कर पर मोदी का उल्लेख किया। एक मिनट मेरी बात होने दीजिए। उन्होंने मोदी का उल्लेख किया, उन्होंने बीबीसी का उल्लेख नहीं किया। उन्होंने मोदी का उल्लेख किया। आप गलत कोट कर रहे हैं। ना, मैं ये कह रहा हूं कि ये रेड जो है दैनिक भास्कर पर भी हुई थी, न्यूज लॉन्ड्री पर भी हुई थी, क्विंट पर भी हुई थी, न्यूज क्लिक पर भी हुई थी, और एनडीटीवी अडानी से पहले जहां था उन पर भी रेड हुई थी। तो क्या वो भी सब विदेशी साजिश में शामिल है? जब लोकतंत्र, सुनिए मेरी बात, जब लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला होगा, हथौड़ा चलाया जाएगा, विपक्ष अपनी आवाज उठाएगा। जयराम रमेश जी ने कहा कि वो नेहरूवादी विरासत के साथ हैं। बिल्कुल, नेहरूवादी विरासत तो क्या थी? नेहरू जी जब प्रधानमंत्री बने, जो हम कहते हैं ना 15 अगस्त 47 को, तो वाइसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन थे। भारत की सेना का चीफ कौन था? जनरल रॉय बूचर थे। भारत का एयरफोर्स का चीफ कौन था? थॉमस एल्महर्स्ट थे 1950 तक। आईबी चीफ कौन था? वो भी ब्रिटेन का था।
तो विदेशी छाया के तले रहते हुए ही तो नेहरूवादी विरासत है, और इसीलिए आज तक उस विरासत का प्रभाव नहीं हट पा रहा है। भारत की मीडिया कुछ बोलेगी उस पर भरोसा नहीं है, भारत की सेबी बोलेगी भरोसा नहीं है, भारत की एलआईसी पे भरोसा नहीं है, एसबीआई भरोसा नहीं, भारत की आर्मी पे भरोसा नहीं, भारत के एयरपोर्ट पे भरोसा नहीं है, भारत के कोर्ट पे भरोसा नहीं है, भारत की संसद पे भरोसा नहीं है। मगर विदेश में कोई एक मीडिया की रिपोर्ट छप जाएगी, उसी में भरोसा। यही तो नेहरूवादी विरासत। पब्लिक का भी रिएक्शन लूंगा, क्योंकि पब्लिक भी अपने हाथ खड़े करेगी इस सवाल के ऊपर, क्योंकि कोई विदेश में बैठा हुआ व्यक्ति तय नहीं करेंगे भारत के लोकतंत्र को, चाहे उसके पास हजारों अरबों बिलियन डॉलर्स हो, लेकिन भारत का लोकतंत्र यहाँ के कोटि कोटि लोग तय करेंगे और कोई नहीं तय करेगा। यह मैसेज बहुत लाउड एंड क्लियर होना चाहिए। ओके, मैं सीधा रुख करता हूं राजकुमार भाटी का। राजकुमार भाटी, महत्वपूर्ण यह है कि अगर कोई विदेश में बैठा हुआ व्यक्ति यहां पर प्लानिंग कर रहा है, उसको एग्जीक्यूट करा रहा है, तो ये वाकई भारत के लोकतंत्र के लिए चिंता की बात है। और ये कबूलनामा किसी और का नहीं है, किसी एजेंसी का नहीं है, ये खुद जॉर्ज सोरोस का है। क्या आपको लगता नहीं है कि कहीं ना कहीं ये सवाल भारत के अब लोकतंत्र पे खड़ा हो जाता है? नहीं, एक हमारे गांव में दो भाइयों की लड़ाई हो गई जी। एक भाई जाके पुलिस बुला लाया, तो दरोगा जो आए, दरोगा जी, उन्होंने उन भाई को गाली दी और उसके 2 थप्पड़ मार दिए। तो फिर दोनों भाई उस दरोगा को गुथ गए और उसकी खूब पिटाई की। उसने कहा, भाई तू तो मुझे बुला के लाया था। बोले, तो मैं अपने भाई को पिटवाने के लिए थोड़ी लेकर आया था, या गाली देने के लिए थोड़ी लेकर आया था। इस देश पे अगर हमारे मोदी जी से लाख मतभेद सही, सुधांशु जी से मतभेद सही, भारतीय जनता पार्टी से मतभेद हो, लेकिन जब देश पे कोई बात आएगी तो हम सब एक हैं। जॉर्ज सोरोस जैसों की कोई हैसियत नहीं है जो इस देश का कुछ बिगाड़ सके। आपने अपने वक्तव्य में जो बात कही, मैं उससे 100% सहमत हूं। आखिर में जो आपने कहा, क्या इस देश को जॉर्ज सोरोस जैसे लोग चलाएंगे या इस देश की जनता चलाएगी? 130 कहते हैं हम, अब तो 140 करोड़ से थोड़े ऊपर हो गए हैं, तो 140 करोड़ कहना शुरू कर देना चाहिए हमें। ये इस 140 करोड़ इस देश का फैसला करेंगे। कोई जॉर्ज सोरोस जैसे लालाओं की क्या हैसियत है? ये देश है, ये इतना मजबूत देश है, देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, वो इसका क्या बिगाड़ेंगे? लेकिन उस लाला को कोई माला पहनाकर अगर अपनी सेटिंग कर रहा हो तो क्या करिएगा? लेकिन अमीश जी, हम गलती कहां करते हैं जी? हम मोदी विरोध को देश विरोध क्या पेश करते हैं। आपने जो पूरा वक्तव्य सुनवाया, एक भी शब्द उन्होंने देश के खिलाफ नहीं बोला। उन्होंने कहा इससे मोदी कमजोर हुए हैं, और उसने तो अपनी राय दी है उसने अपनी। मोदी यानी प्रधानमंत्री नहीं, डेमोक्रेसी सुनिए, सत्ता की आलोचना करना, सत्ता का विरोध करना, सत्ता में बैठे लोगों के खिलाफ आंदोलन करना, अरे आप करिए ना, कोई देश विरोध नहीं है। जॉर्ज सोरोस कह रहा है मैं $1 बिलियन डाल रहा हूं मोदी को कमजोर करने के लिए, तो इससे बड़ा प्रूफ क्या चाहिए? और मेरी तो कोई टेलीफोन पर बात हुई नहीं है, मैंने जो आपने सुना है वो सुना है। तो वही तो सुना है। उसका केवल एक सुधांशु बात त्रिवेदी कुछ कहना चाहते हैं इसके ऊपर। उसने कहा है जी, इस रिपोर्ट से मोदी कमजोर हुए हैं। ये तो सबको दिखाई दे रहा है। इस रिपोर्ट से नहीं, उन्होंने क्या बोला है कि प्रधानमंत्री मोदी सदन में अगर कमजोर होंगे तो भारत में कमजोर हो जाएंगे, ये कहा है, और फिर नरेंद्र मोदी सत्ता से निपट जाएंगे, ये तक कहा है। ओके, सुधांशु त्रिवेदी दूसरी बात ठीक है, बोलने से पहले बोल ले रहा। सुधांशु जी ने जो चिंता जाहिर की, सुधांशु जी ने किसान आंदोलन का भी नाम लिया, लेकिन देश के लाखों किसान 1 साल तक पूरे सड़कों पर बैठे रहे और 700 किसान मर गए, उस पर चिंता जाहिर नहीं की। अडानी को थोड़ा सा नुकसान हो गया, उस पर चिंता। ये बीजेपी की राजनीति है। बीजेपी को अडानी को बचाना है, देश के किसान मजदूर गरीब को नहीं बचाना है। अडानी को 2007 में फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का 15 साल का कॉन्ट्रैक्ट मिला था विद एन एश्योर्ड इंटरेस्ट ऑफ 12%। वो किसने दिया था? हमारी सरकार ने दिया था, मनमोहन सिंह जी की सरकार ने। और किसान आंदोलन, और चूंकि इस संदर्भ में महत्वपूर्ण हो जाता है कितना हकीकत था और कितना फसाना था, इसका प्रमाण यह है कि इन सबसे ज्यादा कांग्रेस ने उठाए किसान आंदोलन पंजाब में साफ हो गए। सबसे बड़े पंजाब के नेता, मैं किसी का नाम लेके उनके लिए अपमानित नहीं करना चाहता, सबसे बड़े किसान नेता चुनाव लड़े, पंजाब में जमानत जब्त हो गई। उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े किसान नेता, उनके गांव में भाजपा को वोट ज्यादा मिला, इंपॉर्टेंट नहीं है, उनके गांव के उनके बूथ पर उनको उतने वोट नहीं मिले जिससे ज्यादा लोग उनकी पंचायत में बैठे रहते थे। इससे आपको पता लगता है कि सिस्टम क्या था और वो क्या था। जो इन्होंने भाटी जी ने बात कही, शब्द तो बहुत सही कहा, मगर इसमें एक बात बोल गए, ये जॉर्ज सोरोस जैसे लोगों को हैसियत कौन देता है? अमेरिका में लीमन ब्रदर क्राइसिस आई 2008, सबसे बड़ा, ठीक है, और वो उनके बहुत बड़े सिस्टम की कमजोरी थी जिसके सब प्राइम लेंडिंग क्राइसिस आई। एक बयान बताइए अमेरिका के किसी विपक्षी दल ने क्वेश्चन उठाया हो। 9/11 हुआ, कितने भी उस समय पकड़ पकड़ के अमेरिकियों ने मारा भी, एक बयान दिखाइए। अभी अमन अल जवाहिरी को पिछले साल मारा है, एक बयान दिखाइए जिसमें किसी विपक्षी दल ने अमेरिका में कहा मुझे सबूत दिखाओ अमन अल जवाहिरी कहां मारा गया। किसी ने कहा हो कि ओसामा बिन लादेन मारा गया तो हमें सबूत दिखाओ। मगर जानते हैं एकता क्या होती है?
कि संकल्प लिया रिपब्लिकन पार्टी के जॉर्ज बुश ने और पूरा किया उसको बराक ओबामा ने, जो डेमोक्रेटिक पार्टी था। मगर यहां क्या बताएं, देश की अर्थव्यवस्था हो या कानून व्यवस्था हो या सुरक्षा हो, सब पे राजनीति करके हैसियत हम देते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा। वो दरोगा को जो लेके आया था ना भाई, उसी ने दरोगा को हैसियत दी थी, अन्यथा घर में ही सेटल कर लेते तो दरोगा की दरोगाई चलती नहीं। जी ओके ओके, अब मैं आपका रुख करता हूं। एक चीज बताइए, अभी हाल के अंदर हमने आईएमएफ का आंकड़ा देखा जिसमें भारत फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। आईएमएफ ने बोला 2023 में दुनिया भर की अर्थव्यवस्था धीमी रहेगी, लेकिन गिरावट के बावजूद सबसे तेज विकास भारत में होगा, ये आईएमएफ कहता है। उसके बाद हम बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को टीका लगाने का पूरा प्रयास करते हैं। वो कहते हैं कि बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आई है तो ये भारत के सुप्रीम कोर्ट से बड़ी है। अब जॉर्ज सोरोस कह रहा है कि मैं पैसा डालूंगा मोदी को हरवाने के लिए देश के अंदर। क्या कहिएगा? देखिए, आपकी जनता को थोड़ा सा और समझाने के माध्यम से या लोगों को समझाने के माध्यम से बताऊं, पूरे विश्व के अंदर एक कॉर्पोरेट वॉर छिड़ी हुई है। ये तो राजनीतिक वॉर अपनी जगह से, लेकिन जो कॉर्पोरेट वॉर छिड़ी हुई है पूरे विश्व में, हमें उसको भी देखने की जरूरत है। अभी आप देखिए, राहुल गांधी साहब ने मुद्दे जो उठाए सदन के अंदर, उनके दिए हुए वाक्य को स्पंज कर दिया गया, खास तौर पे उन मुद्दों के ऊपर जिसमें अडानी साहब का और मोदी साहब का नाम डायरेक्ट था, उसको स्पंज कर दिया गया। सुधांशु त्रिवेदी जी इस चीज को बखूबी जानते हैं। तो एक कॉर्पोरेट वॉर का नैरेटिव है, उसको मैं अलग रखता हूं, लेकिन देश का लोकतंत्र जहां हम बात करते हैं वो बेइंतहा मजबूत है, उसमें कोई बात नहीं। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, देश नहीं है, पहली चीज को समझिएगा। जैसे आप देश से कनेक्ट करते हैं, मित्रों की आर्काइव पड़ी है, क्योंकि आप देश के लोकतंत्र का सुनना पड़ेगा। मैं आपको व्यूअर्स बताता हूं, एक आपने मित्रों की आर्काइव पढ़ी है? मित्रों की आर्काइव पढ़ेंगे। इंदिरा गांधी के दौर में इस देश के अंदर इस मित्रों की आर्काइव में, एक सेकंड रुकना पड़ेगा। ना बिल्कुल कोई सच बोलने की बात नहीं है। नहीं, अगर आप मुझको 10 सेकंड 30 सेकंड नहीं दे पाएंगे तो फिर समस्या होगी। 30 सेकंड और दे दूंगा, 30 सेकंड दे दिए, बिल्कुल समस्या नहीं, आपको 30 सेकंड और दूंगा। मित्रों के आर्काइव के अंदर लिखा हुआ है, मैं नहीं कह रहा, मित्रों के आर्काइव के अंदर लिखा हुआ है कि केजीबी किस कदर भारत के लोकतंत्र पर हावी हो गया था उस दौर के अंदर। और एक सांसद नहीं, 2 सांसद नहीं, 10 सांसद नहीं, कितने सांसदों की उसने बात लिखी है, वो अपने आप में बहुत कुछ एक्सपोज करता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जॉर्ज सोरोस जो बात कह रहा है, जो मित्रों के आर्काइव पेजीबी एंड द वर्ल्ड पार्ट 2 जिसमें इंडिया का Yes, है, उसमें yes. कनॉट प्लेस के उस रेस्टोरेंट का भी नाम है जहां चिट एक्सचेंज होती थी। मगर वो लोग केजीबी के लोग आके अपना काम बताते थे और काम होने के बाद वो अकाउंट नंबर दिया जाता था जिसमें पैसा ट्रांसफर होना है। क्योंकि आपने जॉर्ज सोरोस ने पूरी कहानी को एक्सपोज कर दिया। अडानी से संबंध क्या है? भारतीय जनता पार्टी इसलिए का उसको आप अडानी से पसंद नहीं संबंध कर क्या रहे। है? जवाब इनकी एक बात का मैं समर्थन करता हूं, इनकी बात का थोड़ा समर्थन नहीं, करता हूं। भारतीय जनता पार्टी का अडानी के साथ संबंध क्या है? जेपीसी की विपक्ष डिमांड कर रहा था, अगर कुछ ऐसा गलत नहीं है तो जेपीसी बैठा लिया और जांच कर लीजिए। तो जॉर्ज इसमें सोरोस क्या यही आपत्ति चाहता है? है। हटाइए ना उनको हटाइए, लेकिन अडानी को क्यों सेव करा जा रहा है? यही तो मुद्दा है। अडानी के नाम पर आप जॉर्ज सोरोस को लेकर के आएंगे, एक इधर से कॉर्पोरेट का घराना खड़े करेंगे, दूसरा उधर से खड़ा करेंगे। आप जेपीसी कराइए और जांच करवा लीजिए अडानी। जॉर्ज सोरोस को कौन लेकर आया? जॉर्ज सोरोस को कौन लेकर आया? जॉर्ज सोरोस को, अच्छा तो आपको क्या कहने का मतलब, कांग्रेस लेकर के आई? जॉर्ज सोरोस को कौन लेकर नहीं, आया? कांग्रेस लेकर के कौन लग रहा है? आई, मतलब 56 इंच का आपको सीना कौन लग माननीय रहा है? प्रधानमंत्री जी का, इतना बड़ा लोकतंत्र होने के बावजूद, तमाम अंकल आपकी कुछ कह रहे सीटें थे, होने खड़े के होके, बावजूद खड़े होके। आप जॉर्ज सोरोस की बात कर रहे हैं, बुजुर्ग उससे आदमी- क्या लेना देना? कांग्रेस का नाम नहीं लिया गया, अभी दोनों कांग्रेस का नहीं किया कि वो नहीं, लेके आए हैं। वो बात ये कर तो रहे हैं, आपकी अपनी सोच है, हमारी सोच ये नहीं है। एक कहावत है, चोर की दाढ़ी में तिनका। वैसे इसका आपसे कोई संबंध नहीं है। चोर की दाढ़ी में तिनका। सुधांशु त्रिवेदी जी की बात एक वेग जी, में जी, समझा देता हमारे हूं। यहाँ तो 20 साल से दाढ़ी है, अभी पिछले 2 महीने में किसी और ने- शिवम त्यागी की बारी आपने है। दाढ़ी की बात करी और शिवम भाई के पास उनको पहुंच रोक गए। दीजिए। चलिए फिर अब आप देखिए, उनको कहावत दीजिए। है कि जब दोस्त शामिल हो जाए दुश्मन की चाल में, शेर भी फंस जाता है मकड़ी के जाल में। और ये रियलिटी है कि इसमें कांग्रेस का हाथ है, और उसका एग्जाम्पल भी है। इन्होंने कहा कि ऐसा तो नहीं हो सकता, सोरोस पूरा का पूरा वही बोल रहा है जो राहुल गांधी और कांग्रेस चाहते हैं। ये 2011 का सोरोस का स्टेटमेंट है, जब हमारी जीडीपी 5.4 हुआ करती थी। इंडियाज इंपॉर्टेंस इन वर्ल्ड इकोनॉमी हैज राइजन, जॉर्ज सोरोस 2011। हमारी उस समय जीडीपी थी 5.4, आज है 6.1। आप मुझे एक चीज बताइए, 2011 में जब ये देश बुरी तरीके से स्ट्रगल कर रहा था, ऑल टाइम डेथ्स हाई थे, उसके अलावा जितने भी करप्शन के केसेस थे सब बाहर आ रहे थे, जब तो सोरोस को बड़ा आनंद आ रहा था, ये देश बहुत अच्छी डायरेक्शंस में जा रहा था। आज जब ये देश आगे बढ़ रहा है तमाम स्ट्रगल्स को पार करके, तो सोरोस को दर्द है। एक राजकुमार भाटी जी ने कहा कि नहीं, उसने मोदी को, देश को नहीं कहा, मोदी को कहा है। पढ़ लीजिए भाटी जी, आपके लिए। 2020 में वैश्विक विश्वविद्यालय की शुरुआत करने के लिए $100 करोड़ देने की बात कही थी।
उसने कहा था कि इस विश्वविद्यालय की स्थापना राष्ट्रवादियों से लड़ने के लिए की जाएगी। मोदी की ताकत क्या है? राष्ट्रवादी ही तो मोदी की ताकत है ना, क्योंकि वो राष्ट्रवादी है, परिवारवादी नहीं है। तो सोरोस उस राष्ट्रवादी लोगों के खिलाफ लड़ना चाहता है ताकि इनके जो लोग हैं उनको आगे लाया जा सके, और इसी वजह से ये उसको समर्थन कर रहा है। मेरा कहना यह है कि क्या इन लोगों को अपने संस्था सीबीआई या सुप्रीम कोर्ट में कोई भरोसा नहीं है? ये बाहर की बात को लेके कहते हैं कि हाँ नहीं बाहर ये बोल रहे हैं, ऐसे बोल रहे हैं अमेरिका वाले। हमारी संस्था जो है गैर कानूनी है, ये काम नहीं करेगी। अब एक बार बताइए, अब तो बड़ा मजबूत शासन है। एक सेकेंड, एक सवाल मेरी तरफ से। एक बड़ा मजबूत शासन है, इस शासन में जॉर्ज सोरोस भारत के लोकतंत्र में घुस जाएगा और भारत के लोकतंत्र को कमजोर कर देगा। कैसे? मजबूत शासन, मजबूत सरकार, और जॉर्ज सोरोस सब कुछ कर पा रहा है। पब्लिक का सवाल आ रहा है। पहले तो मैं एक लाइन कह दूं, उसके बाद मैं इन्होंने जो बात कही उसमें फैक्चुअल बात भी कुछ कहना चाहता हूं। देखिए, बहुत हमेशा कह दिया जाता है कि हम अंग्रेजों से लड़े थे, अंग्रेजों से लड़े थे, कांग्रेस वाले लोग कहते हैं। अब वो तो इतिहास का पात्र है और इतिहास का भी अब खूब विवेचना होकर चीजें निकल आ रही हैं, मगर मैं वर्तमान की बात करता हूं। वर्तमान में अंग्रेजों का पक्ष लेके भारत सरकार से लड़ते हुए आप दिखाई पड़ रहे हैं। तो आज का वर्तमान तो यह है, इतिहास चाहे जो रहा हो, हिंडनबर्ग हो या बीबीसी, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कारपोरेशन का पक्ष लेकर भारत के खिलाफ लड़ते दिखाई पड़ रहे हैं। एक बात तो इन्होंने कही वो बहुत गंभीर है, कारपोरेट वॉर है। जानते हैं किस बात का वॉर है? बीबीसी को 20 साल पुरानी चीज जो कि भारत के कोर्ट से भी सेटल हो चुकी है और भारत के पॉलिटिकल, कॉन्स्टिट्यूशनल हर चीज से सेटल हो चुकी याद आ रही है, मगर अभी मात्र 2 दिन पहले डिफेंस एक्सपो होता है भारत में। 32 देशों के रक्षा मंत्री आते हैं। भारत सबसे बड़े आर्म इंपोर्टर से अब एक्सपोर्टर बन गया। 75% अब हमारा इंडिजिनस होगा हर चीज में। 450 हमने आइटम ब्लॉक कर दिए जो इंपोर्ट किए ही नहीं जा सकते हैं। हमने पहली बार विमान वाहक युद्धपोत बना लिया। हमारे यहां एयरबेस के साथ वो हो गया, अब हमारे हवाई जहाज बनने लगे। क्या यही तो नहीं है कारपोरेट वॉर जो नहीं चाहता था कि पैसा? अब मैं इसी बिंदु पे इसी मुझे लगता है कि सर एक गंभीर बात और एयरपोर्ट में फर्क है। मैं गंभीरता से बात कर रहा हूं। देखिए, हमारी सरकार आने से पहले, जैसे 2011 का जिक्र जो शिवम ने किया, मैं कहना चाहता हूं उस जमाने में हम चंद्रयान और वो बना सकते थे, कांग्रेस के रिजीम में भी, मगर हवाई जहाज नहीं बना सकते थे। ये बात तर्कसंगत है। हम इंटरकॉन्टिनेंटल और मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल बना सकते थे, पर एसॉल्ट राइफल नहीं बना सकते। अब सब भारत में बनने लगा है। ये खतरा हो रहा है, इसीलिए वहां के कारपोरेट घरानों के पेट में दर्द होगा। और मैं बीबीसी के लिए एक बात कहना चाहूंगा, दुनिया का सबसे बड़ा आईपीओ, आपने कारपोरेट वॉर की बात की तो याद दिलाता हूं, सबसे बड़ा आईपीओ आया था अलीबाबा, जो चाइनीज कंपनी है, उसके मालिक जैक मा 29 बिलियन डॉलर का आईपीओ लेके आ रहे थे, जो आज तक वर्ल्ड में कभी नहीं आया। आईपीओ आने से पहले गायब हो गए, गायब। कितनी स्टोरी की बीबीसी ने? डिफेंस एक्सपो पर कितनी की स्टोरी की बीबीसी ने? इसीलिए तो मैं कहना चाहता हूं कि अब ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कारपोरेशन कहीं बीजिंग बैक कारपोरेशन तो नहीं हो गया है। ये सोचने की बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बीजिंग बैक कॉर्पोरेशन। एक मिनट, इन्होंने इनके मुंह से एक हंगर इंडेक्स भी निकला था, याद है? हंगर इंडेक्स में पाकिस्तान हमसे ऊपर था, जहां आज क्या हालत है कि कटोरा लेके दुनिया में घूम रहा है, दे दाता के नाम पे तुझको अल्लाह रखे, वो हमसे खैरात मांग रहा हूं। हंगर इंडेक्स ये बात हुई। मैं बताना चाहता हूं हमारे देश के कई एजेंडाधारियों को, एक सेकंड, जो लगातार ये प्रोपोगेट करता रहते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था देखिए कहां जा रही है, भारत में देखिए क्या हालात हो रहे हैं। चाइना देख लीजिए, बांग्लादेश देख लीजिए, पाकिस्तान देख लीजिए, या फिर यूनाइटेड किंगडम देख लीजिए, यूके, यहां पे कई प्रधानमंत्री बदले जा चुके हैं। मैं कोई एग्जाम्पल नहीं दे रहा, लेकिन एक विजुअल आपके सामने रख रहा हूं, और वो पाकिस्तान से आया है। सोचिए पाकिस्तान के लोग इस समय क्या सोच रहे हैं। ये व्यूअर्स आपके लिए देखना और सुनना बड़ा जरूरी है अगले 30 सेकंड के लिए। देखिए जरा। इस मुल्क के इतने घटिया हुक्मरान हैं, मैंने ऐसी नाअहल हुकूमत अपनी ज़िंदगी में आज तक नहीं देखी। इंडिया कहाँ खड़ा हुआ है, बांग्लादेश देख लें, बांग्लादेश कहाँ हमसे आगे निकल गया, और ये मुल्क देख लें तरक्की करने के बजाय ये नीचे चला जा रहा है। तो थोड़ी आवाम पे मेहरबानी करें, को आवाम को भी सुख का सांस लेने दें। अल्लाह पाक हमें इतनी ताकत है, हम पाकिस्तानी छोड़ के चले जाएं, कहीं चले जाएं, क्योंकि अब यहाँ पर पाकिस्तान में रहना ना बहुत ही मुश्किल हो गया है। हुकूमत की बात करें तो ये वही हुकूमत है जो महंगाई को ख़त्म करने के लिए जो है हुकूमत में आई थी, मगर इस हुकूमत ने आवाम को बिल्कुल कोई रिलीफ नहीं दिया। ये पाकिस्तान के हालात है, वहां के लोग, वहां के न्यूज़ चैनल्स नरेंद्र मोदी की तारीफें कर रहे हैं। वो कहते हैं कि भारत की सरकार ने अपने आप को इस वैश्विक मंदी के दौर में बहुत अच्छे से बैलेंस किया। और सिर्फ पाकिस्तान नहीं, यूरोपियन कंट्रीज तारीफ कर रही हैं। अभी अमेरिकन बिजनेसमैन ने तारीफ करी और कहा
प्रधानमंत्री देश के बारे में कहा कि इंडिया की जो सिचुएशन है वो बड़ी बेटर है और इकोनॉमी बेटर होगी। ये भारत ही ऐसा देश है जो एयरबस से इस दौर में भी सौदा कर रहा है। 2 कंपनीज का सौदा होता है, लेकिन वो सौदा गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होता है। प्रधानमंत्री मोदी बैठते हैं और फ्रेंच हेड बैठते हैं, तो ये महत्वपूर्ण है जानना। मैं इसी के ऊपर आना चाहता हूं और शिवम त्यागी और एक लाइन अगर आपकी अनुमति हो तो बोल दूं। जी जी जी, ये वही पाकिस्तान है जहां मणिशंकर अय्यर और सलमान खुर्शीद जाके कहे थे मोदी को हराना है तो आप लोग साथ में आइए। चरण सिंह छापरा कुछ कहना चाहते हैं? इमरान खान ने कहा था सिद्धू से जब तक वो लोग रहेंगे तब तक नहीं, तब तक आप लोग नहीं आएंगे। देखिए पाकिस्तान का नाम आता ही दिल में कैसे फीलिंग आ जाती है, अरे कैसे आलोचना कर दी पाकिस्तान। उफ, ये दरिया दिली और हमारे साथ संग दिली। ठीक है, अब चरण सिंह छापरा, अरे सर छापरा जी बोल रहे हैं। अब तो भाजपा भी कह रही है कि छापरा जी को बोलने दीजिए। अब आप थोड़ा शांत होइए महाराज, आप ही को प्रवक्ता समझ रहे हैं वो। देखिए ऐसा है, सवाल ये है, सोरोसो जो है वो इस देश की राजनीति को नहीं चला सकता, ये पहली बात है, और कांग्रेस ने भी ये कहा है। हम तो ये कहते हैं जो इस देश के अंदर चल रहा है, या तो मान लो पापा या झेल लो छापा, ये चल रहा है। इसके विरुद्ध हमारी आवाज है। पापा झेल लो छापा, हाँ, या तो पापा मान लो या तो झेल लो छापा, यानी बीबीसी को पापा देश के, या तो मान लो पापा या बीबीसी को पापा मान ले, क्यों? नहीं, या पापा, या तो मान लो पापा या झेल लो छापा। तो इस तरह से ये जो देश के अंदर चल रहा है, और जो सबका साथ सबका विकास बोलते हैं, सबका साथ और अडानी का विकास जो चल रहा है, इसके विरुद्ध कांग्रेस पार्टी है। और कांग्रेस पार्टी इसलिए आवाज उठा रही है कि अडानी जो है वो भारतीय जनता पार्टी का एटीएम है। और किस तरह किसी का भी होगा, जॉर्ज बाइडेन का होगा। जिस तरह से ये एटीएम के खिलाफ में मंत्री से लेकर के संतरी तक सड़कों पर निकले हैं, जी। और सारी वानर सेना अडानी चालीसा पढ़ रही है दिन रात। तो ये तमाम सारी चीजें जो है इसके विरुद्ध में कांग्रेस पार्टी, अगर छोटा इन्वेस्टर, अगर रिटेल इन्वेस्टर हमारा बर्बाद हो सकता है, अगर किसी रिपोर्ट ने अंदेशा उठाया है कि कांग्रेस की देश के अंदर इस तरह से खराबी आ सकती है आर्थिक रूप से, तो उसकी आवाज अगर कांग्रेस पार्टी उठाती है तो क्या गलत है? प्रेस कॉन्फ्रेंस जो करी वो भी गई कहीं। आप अपनी बात को रखिए शिवम त्यागी, फिर मैं ऑडियंस का सवाल ले रहा हूं। आप ही का अमीर जी, आप ही का एक सवाल था कि नरेंद्र मोदी जी जैसा ताकतवर इंसान अगर इस देश की सत्ता में है तो सोरोस जैसे कैसे घुस सकते हैं। 23 जून 1757 में इस देश में एक लड़ाई हुई थी पलासी में, सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच में। क्लाइव के पास अप्रोक्सीमेटली 30,000 से ज्यादा लोग, 3,000 के पास लोग थे, और सिराजुद्दौला के पास 30,000 से ज्यादा की सेना। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई कि सिराजुद्दौला का एक सैनिक मीर जाफर जाकर क्लाइव से मिल गया। वो 30,000 की सेना हार गई और वो 3,000 वाला जीत गया। हमारे देश में जो मीर जाफर है ना, उन्हीं से तो डरने की दिक्कत है, उन्हीं से तो परेशानी है। किसको कह रहे हैं आप? सोरोस से मिला हुआ कौन है? समझने वाले समझ रहे हैं, ना समझे हुआ नाड़ी है। तो अब देखिए, अब डर इसी बात का है जी। अब मीर जाफर के ऊपर राजकुमार भाटी का कमेंट बनता है, शांत रहिए आप राजकुमार भाटी। मैंने बहुत शांतिपूर्वक और बहुत ध्यान से अब तक की आपकी डिबेट सुनी है, एक एक शब्द सुना है। ये तो बात सही है, और बीच में बोला भी नहीं है बिल्कुल। सपा का व्यक्ति इतनी शांति से सुने तो सुखद अनुभव। नहीं, ये तो सुनते हैं, बोल ले। ये भारतीय जनता पार्टी का मनोवैज्ञानिक खेल है, जिसको एक एक वाक्य में, एक एक शब्द में हम समझ रहे हैं, और जो समझदार दर्शक हैं वो भी समझ रहे हैं। ये जब इनकी सत्ता खतरे में आती है, जब इनका बहुमत खतरे में आता है, जब इनके खिलाफ देश में जनाक्रोश होता है, जनविरोध होता है, फिर ये पाकिस्तान, मुसलमान, अमेरिका और चीन इनकी आड़ में ही छिपते हैं। अब ये पेश करने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो मोदी तो बहुत देश को आगे ले जा रहे हैं, लेकिन अमेरिका का षड्यंत्र है। और उस अमेरिका को बुला के हाउडी मोदी करते हैं, यहाँ वो करते हैं क्या, नमस्ते ट्रंप करते हैं। तो उसी चीन के राष्ट्रपति को झूला झुलाते हैं, उसी पाकिस्तान में बिना कार्यक्रम के पहुंच जाते हैं, उन्हीं लोगों से ये पींगे बढ़ाते हैं। ये केवल मनोवैज्ञानिक खेल है और कुछ भी नहीं है। इस देश में जो भारतीय जनता पार्टी आपको क्या लग रहा है, मैं आपसे सवाल जन विरोधी नीतियां जो बोल रहा है, ये किस पे मनोवैज्ञानिक दबाव बना रहा है? जॉर्ज सोरोस ने जो बोला, ये केवल भक्तों के समर्थन को बचाए रखने के लिए, कहीं भक्त ना भड़क जाएं। जॉर्ज सोरोस मतलब जनता तो भड़क रही है। जॉर्ज सोरोस को भी मोदी गाइड कर रहे हैं। नहीं, देखिए अभी त्यागी जी ने कुछ सुनाया, जो चीज आपको पता नहीं है, जो चीज सुधांशु जी को पता नहीं है, जो नहीं पता है, प्रधानमंत्री को पता नहीं है, जो हमारी आईबी को पता नहीं है, वो त्यागी जी को पता है। सर ये न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो वो भी पता चलेगा, सबको पता है। आप बोलते नहीं, न्यूज़पेपर ये नहीं पढ़ते, आपसे ज्यादा तो पढ़ते, ये नहीं पढ़ते, इनसे ज्यादा तो देश में कोई नहीं पढ़ता। मैं क्या कहूं, केवल लेकिन वो सब कुछ तो नहीं बोल सकते ना। केवल एक बात कही कि जो ये जॉर्ज सोरोस है
वो मोदी जी के खिलाफ प्रचार में अपने संसाधन लगाना चाहता है। इतनी बात जॉर्ज सोरोस ने बोला। हालांकि मैं इससे भी असहमत हूं। हमारे चुनाव में, हमारे लोकतंत्र में, हमारे मतदान में कोई बाहर का आदमी क्यों एग्जैक्टली आपकी बात सही है, जायज है, लेकिन जॉर्ज सोरोस ने ये बोला। लेकिन जॉर्ज सोरोस जो बोल रहा है, विपक्ष के लोग कुछ नेता बोल रहे हैं, दोनों मिल कैम्ब्रिज एनालिटिका ने क्या किया था, वो भी तो बाहर के ही थे। 10 सेकंड। आपने, सुधांशु जी ने और हमारी सरकार ने एक भी शब्द अभी तक ये नहीं कहा है कि जॉर्ज सोरोस कोई हमारे देश के खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है। तो देश ईरानी ने तो बोली है, किसी पार्टी के खिलाफ या मोदी के खिलाफ हो ना, देश के खिलाफ। सुधांशु त्रिवेदी स्मृति ईरानी ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, उसमें कैटेगोरिकली मैं कोट करता हूं स्मृति ईरानी को। स्मृति ईरानी ने क्या बोला है मैं आपको बता देता हूं। स्मृति ईरानी क्या कहती हैं? भारत के लोकतंत्र में दखल देने की कोशिश हुई है, लोकतांत्रिक ढांचे को हिलाने की पुरजोर कोशिश की गई है। जॉर्ज सोरोस के सीधे निशाने पर नरेंद्र मोदी है। पीएम मोदी ऐसे गलत इरादों के सामने सिर नहीं झुकाएंगे। जवाब देखिए, ये देश तो नहीं है निशाने पे, नरेंद्र मोदी हो सकते हैं, बीजेपी हो सकती है। ये कह रहे हैं कि हम ये विषय को ला रहे हैं, हिंडनबर्ग, बीबीसी और जॉर्ज सोरोस, उनके साथ मिले सुर मेरा तुम्हारा तो आप कर रहे हैं, फिर सुर बने हमारा कर रहे हैं और आरोप हम पे लगा रहे हैं। अरे आप मत बोलिए उसके ऊपर, सारा मामला खत्म हो जाता है, उनके सब मामला ठंडा हो जाता, मगर आप ही बोल रहे हैं। मगर अफसोस अब क्या हो रहा है, ये कह रहे थे कि जो हमारी विदेश नीति में बहुत सारी बातें बोलते थे तो सब छोड़ दीजिए, मगर एक हम मजेदार बात बताएं। इन्होंने तो हम पे आरोप लगाया था ना कि हाउडी मोदी में मोदी जी अमेरिका में जाके हस्तक्षेप कर रहे हैं। नमस्ते नहीं, आपने कहा था हाउडी मोदी में आपकी बार ट्रंप सरकार क्यों बोल दिया था। मैं तो ये कहना चाहूंगा, कभी कभी इल्जाम भी बड़े हसीन होते हैं। इनके जमाने में ये इल्जाम लगता था कि सीआईए या अमेरिका हमारे देश के चुनावों को प्रभावित कर रहा है। अब अगर ये बोल रहे हैं कि इनको लगता है कि हम उनके चुनाव को प्रभावित कर रहे हैं, तो ये तो इल्जाम ऐसा इतना हसीन है कि आपको इस्तकबाल करना चाहिए कि हमारी ये हैसियत तो हुई कि कोई मेरे बारे में ये सोचे, मोदी जी के बारे में। इसलिए मैं एक और बात कहना चाहूं, देखिए समस्या की बात क्या है, विदेश से किसी भी प्रकार की कोई बात हो, याद करिए जब नवाज शरीफ ने मनमोहन सिंह जी के बारे में बोला था तो मोदी जी ने एज चीफ मिनिस्टर क्या बोला था? जब देहाती औरत शब्द बोला था मनमोहन सिंह जी के बारे में, मोदी जी ने कहा था 120 करोड़ भारतीयों के बारे में बोलने वाला कौन होता है पाकिस्तान का प्रधानमंत्री। बिल्कुल, हम उनको जो कहना कहेंगे, हम मनमोहन सिंह कहेंगे, कुछ कहेंगे, मगर हम कहेंगे बाहर वाला कौन होता बोलने वाला, ये जाके मोदी जी ने अपना प्रमाण दिया था। और मैं याद दिलाना चाहता हूं 95 में जब जेनेवा में पाकिस्तान विषय ह्यूमन राइट्स का इशू लेके आ रहा था कश्मीर को लेकर, तब अटल बिहारी वाजपेयी जी नेता प्रतिपक्ष के रूप में गए थे और सारा क्रेडिट नरसिम्हा राव सरकार को दिया था। अंदर आके हमें जो कहना होगा कहेंगे, और बाहर वाले को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मगर अफसोस क्या है, लेकिन मगर एक लाइन जी 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 चरण सिंह जी के मुंह से एक शब्द निकल गया था, मानो बाप नहीं तो छापा। ठीक, मानो पापा नहीं तो मानो तो पापा नहीं तो, हकीकत में जानते क्या है, इनकी और बीबीसी में एक संबंध है। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन का पापा कौन है? मातृ संगठन ब्रिटिश सरकार। कांग्रेस का संस्थापक कौन था? एलन ऑक्टेवियम ह्यूम, जो ब्रिटिश सरकार का सेक्रेटरी था। तो वो क्या था? वो भी ब्रिटिश सरकार थी। तो मौसेरे भाई हो गए ना, चचेरे भाई, जो भी आप समझ लीजिए। पापा आप बोलिए, पापा पे बोलिए। ये हमारी बातें 100 साल पुरानी खोज करके लाते हैं। अब बीबीसी ने 20 साल पुरानी बात दिखा दी तो ये आंखें दिखा रहे, उनको नाराज हो रहे। हाँ, अच्छा, बीबीसी की जो बीबीसी ने दिखाया, छापरा साहब आपसे एक सवाल है मेरा दिल की गहराइयों से, जो बीबीसी ने दिखाया डॉक्यूमेंट्री के अंदर, उस पे आप यकीन करते हैं? मैं सवाल पूछ रहा हूं। नहीं, देखिए कि ये जो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री है, ना तो मैंने देखी है, ना बहुत सारे यहाँ पर लोगों ने। मेरा सवाल, फिर मैं इसको रिफ्रेम कर लेता हूं सवाल आपने। आप बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पे यकीन करते हैं या सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट पे यकीन करते हैं? भारतीय सर्वोच्च न्यायालय पे पर तो पंचजन्य इनकी मैगजीन है, उसने भी सवाल उठा लिया। उन्होंने, आप पंचजन्य को मानते हैं? अरे उन्होंने नोटिस दिया है, उन्होंने सवाल सरकार से पूछा, आपके शासन में भी जुडिशियल दबाव में थी। सवाल कर दिया। सवाल जी। देखिए, कोई मीडिया हाउस लिखे, कोई अखबार लिखे, 5 जने लिखे, आपका मीडिया चैनल लिखे, उसको आलोचना करने का अधिकार है, वो सबकी आलोचना कर सकता है। परंतु कोई सांसद अगर सर्वोच्च न्यायालय के बारे में बोले और भारत की सबसे बड़ी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हो, जिसने संविधान की शपथ ली हो, वो अगर संवैधानिक संस्था पे प्रश्न उठाए, तब आपत्ति। हमारे प्राइम मिनिस्टर को ऑलरेडी क्लीन चिट मिल चुकी है, तो ये बीबीसी ने डॉक्यूमेंट्री इस समय 2022 में क्यों रिलीज की थी? मेरे को ये पूछना है। ये एक सवाल है कि जब अब क्यों बीबीसी ने 2023 में डॉक्यूमेंट्री क्यों रिलीज करी है, जब क्लीन चिट मिल चुकी है नरेंद्र मोदी को। और अमित शाह ने भी अपने इंटरव्यू में बोला कि 2002 के बाद से लगातार षड्यंत्र हुए नरेंद्र मोदी को बदनाम करने के लिए, लेकिन वो हर बार और ज्यादा लोकप्रिय होकर बाहर निकले हैं। चरण सिंह साफरा, इस देश में दर्जनों केस ऐसे हो चुके हैं, बहुत गंभीर मुकदमे, जिनमें से 1-2 आपको भी जानकारी होगी कि जिन्हें कोर्ट ने बरी कर दिया, फाइल बंद कर दी गई
उसके बाद मीडिया ने उठाया, दोबारा जांच हुई और फिर दोषियों को सजा दी गई। तो ये तर्क कोई तर्क नहीं है कि भाई जब एक बार तो कहना क्या चाह रहे हैं आप? हो सकता है कोई नई तथ्य आ जाए। एजेंडा क्या है? जेसी का मर्डर केस, नहीं आप अभी एजेंडा क्या है इस पूरे मामले में? मर्डर केस, एक वो गाड़ी ने ये इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि अगर प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे तो ये इन्वेस्टिगेशन करके उनको जेल डालेंगे। क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं आप? आप उनकी बातों से सीधा सीधा मतलब लगाइए। कह रहे हैं कि हम 2002 में दोबारा से इन्वेस्टिगेशन करेंगे। जो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री रहते हुए 10-10 घंटे इन्वेस्टिगेशन जेल चुके हैं, जिनको हर जगह से क्लीन चिट मिल चुकी है, लेकिन बीबीसी ने अगर ऐसा कह दिया है कि वो कहीं ना कहीं उसमें है तो इनको फिर से इन्वेस्टिगेट करेंगे और जेल डालेंगे। इन्होंने बोला कि ये पक्ष चाहता है कि नरेंद्र मोदी को दोबारा जेल में डालें, अगर वो प्रधानमंत्री पद से हटेंगे तो आप उनको फिर फंसाएंगे। ये नहीं बोला, वो सच ऐसा ही बोला उन्होंने। इच्छा तो शिवम त्यागी की है, लेकिन नहीं उन्होंने बोला आप ऐसा कह रहे हैं, आप ऐसा कह, ये तो इच्छा आपने बोला, एग्जांपल ऐसा कह रहे हैं ना, केस दोबारा रीओपन होते हैं, आपने बोला। ये शब्द तो शिवम त्यागी ने प्रयोग पर किया, आपने भाव आपका है, लेकिन मैं फिर जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, मैं नाम लेके बता रहा हूं। जेस का मर्डर केस, जेस का लाल का मर्डर हुआ था, उसमें क्लीन चिट हो गई थी। ऐसे केसेस तब होते थे जब सरकारें फाइल बंद कर देती थी, इसलिए इनको अपने जमाने का याद आ रहा है। इन्होंने तो फैजाबाद, उस समय जो नाम था, वाराणसी और लखनऊ के जिला अदालतों के धमाकों के आतंकवाद के आरोपियों के भी केस खत्म कर दिए थे। वो हाई कोर्ट ने हस्तक्षेप किया तब खुला था। लेकिन नरेंद्र मोदी जी और विपक्ष में फर्क क्या है? 2014 अगस्त में एक डॉक्यूमेंट्री आई थी श्रीमती इंदिरा गांधी के ऊपर। उस डॉक्यूमेंट्री में कांग्रेस वालों ने खूब उछल कूद करी और प्रधानमंत्री के पास जाकर यह कहा गया इनके द्वारा कि तब की प्रधानमंत्री की छवि और इस देश की छवि को खराब किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने बिना राजनीति करे हुए चुपचाप, सरकार ने, सुधांशु जी ने उस डॉक्यूमेंट्री को बैन कर दिया। एक डॉक्यूमेंट्री है जो प्रधानमंत्री ने राजनीतिक होते हुए बैन कर दिया, और दूसरी तरफ यह है कि प्रधानमंत्री जी की डॉक्यूमेंट्री को सीधी बना के घर बैठे हैं। पुरानी फर्क होना चाहिए। ये क्या तरीका है? ये क्या तरीका है? चरण सिंह छापरा की बारी है। शिवम त्यागी की इंफॉर्मेशन जो है वो गलत है। मैं आपको बताऊं, इंदु सरकार फिल्म आई थी, मधुर भंडारकर ने बनाई थी, रिलीज हुई ना। बादशाह फिल्म आई थी, ये अजय देवगन ने बनाई थी। अगस्त 2014 में एक फिल्म गूगल कीजिए। आप झूठ बोल रहे हैं। नहीं झूठ बोल रहे हैं ना, ये मैं बोल रहा हूं झूठ। आप गूगल कर लीजिए। अच्छा आप कर लीजिए। अगस्त 2014 में श्रीमती इंदिरा गांधी के ऊपर एक फिल्म आई थी जिसको बैन किया इस सरकार ने। कीजिए आप गूगल। एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर आई थी, तो क्या हुआ? विरोध किया। मतलब ये देखिए, उसमें गलत क्या थोड़ी बनाई है। एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर तो पीएम के एडवाइजर ने लिखी थी। इसमें नहीं पड़ती है कि भाई एक फिल्म आई और हम उसको बीबीसी को बैन कर दें। इस तरह से नहीं होता, या बीबीसी पे रेड कर दे। ये कांग्रेस पार्टी ने अभी तो आपने बोला कश्मीर फाइल्स का भेजा है, तब ये हाल है। प्रोपेगेंडा दिखा करके भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है बड़ी वाहवाही लूटते हैं। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, कश्मीर फाइल्स का प्रोपेगेंडा दिखा करके बड़ी वाहवाही लूटते हैं। लेकिन बीबीसी ने अगर कुछ दिखाने की कोशिश करी तो उसके ऊपर आप जो है वो वाली कार्रवाई कर देंगे, बंद कर दिया जाएगा। चरण सिंह छापरा जी को लगता है कि आज की युवा पीढ़ी को याद नहीं होगा, तो मगर आज तो सबके पास नेट है। छोड़िए मीडिया संस्थान की तो बात छोड़िए, जब बीबीसी को इंदिरा गांधी ने बैन नहीं किया था, खत्म ताला लगा के सारे लोगों को बोरिया बिस्तर सहित ब्रिटेन के जहाज में बैठ के गायब कर दिया था। पीछे जाओ वापस। मगर इन्होंने तो क्या किया, मजरूर सुल्तानपुरी 2 साल जेल में रहे क्योंकि नेहरू जी के खिलाफ बोल दिया था। मजरूर सुल्तानपुरी प्रख्यात फिल्म के जो शायर हैं, नगमा निगार हैं। किशोर कुमार ने कह दिया कि संजय गांधी के कार्यक्रम नहीं आऊंगा, तो आकाशवाणी ने सारे उनके गाने बैन कर दिए। और वो छोड़िए इमरजेंसी की बात, मैं याद दिलाना चाहता हूं, भारत के इतिहास में आप लोगों की जनरल नॉलेज के लिए भी है, एक एक्ट ऐसा है जो संसद से पास होने के बाद कभी राष्ट्रपति ने उस पर साइन ही नहीं किया। वो जानते क्या था? वो ज्ञानी जैल सिंह जी के जमाने में पोस्ट एंड टेलीग्राफ एक्ट था। उसमें ये जानते क्या शक्ति राजीव गांधी की सरकार ने चाहिए थी? 1987 में राजीव गांधी की सरकार ने ताकत चाहिए थी कि आपकी सारी चिट्ठियां खोलकर पढ़ी जा सकें, और अगर उसमें कुछ भी आपत्तिजनक हो तो उसके आधार पर कार्रवाई की जा सके। जैसे आज कोई कहे कि आपके सारे ईमेल, सारे व्हाट्सएप, सारी चीजें पढ़ी जा सके और उसी के आधार पर कार्रवाई हो सके। सुनिए, अरे भाई आप पार्लियामेंट का एक्ट लाए थे और वो आज आकर कहते हैं पार्लियामेंट का एक्ट। आपने खुद बीबीसी को बैन कर दिया था एंटी इंडिया एक्टिविटीज के चक्कर में। करा था कि नहीं करा था? तब आप सही थे। और आज अगर बीबीसी कुछ गलत कर रहा है, बैन नहीं हो रहा, अगर उनको अपने इनकम टैक्स का ब्यौरा अगर इनसे मांगा जाएगा, इनसे मांगा जाएगा, इनसे मांगा जाएगा, इनसे मांगा जाएगा, तो देंगे ना। तो बीबीसी क्या, बीबीसी को कोई विशेष शक्तियां मिली हुई है कि वो ब्यौरा नहीं देगा? कमाल की बात करते हैं आप। इतनी देश की इतनी पुरानी पार्टी, आप बीबीसी का माउथपीस बन गए।
नहीं, कोई बीबीसी का माउथ पीस नहीं बना, मैं इसको यही खारिज करता हूं। सवाल ये है कि जिस तरह से ये बीबीसी का सारा मामला चला है, इसमें लोकतंत्र, इसमें जो चौथा स्तंभ है हमारा लोकतंत्र का, उसके ऊपर कहीं ना कहीं हमला हो रहा है। अमित शाह ने एक इंटरव्यू दिया और अमित शाह ने बहुत स्पष्ट रूप से बोला कि 2024 में कोई टक्कर में नहीं है। क्या कहना चाहते हैं आप? राहुल गांधी जी टक्कर में है? ये तो उनको समझ में आ ही रहा है। हिमाचल में क्या हुआ, अब आने वाले ये जो चुनाव हो रहे, हिमाचल में किस तरह से जीते भाई, जो हिंदू मेजोरिटी वाला स्टेट है उसमें जीती है ना कांग्रेस। हम बताएं इसका जवाब में एक लाइन कह दूं। एक सेकंड सवाल। अगर आप हिमाचल का उदाहरण दे रहे हैं तो एक बार आप गुजरात को तो देखिए, गुजरात में तो कांग्रेस नहीं आई है। कांग्रेस नहीं आई है, कांग्रेस को दूरबीन से ढूंढना पड़ रहा है गुजरात में। बॉर्डर पार चली गई, इतना बुरा हाल है। अच्छा एक बार बताइए चरण सिंह साहब, आप भी तो गुजरात गए थे, क्या आपको उम्मीद थी आपकी 15 सीटें आ रही हैं गुजरात में सिर्फ? मतलब आप हिमाचल का एग्जांपल देने हैं, पॉइंट 9 वाला, गुजरात में आप दूरबीन से नहीं दिख रहे? आप मुझे बताइए, पंजाब में बीजेपी दूरबीन से दिख रही है? आप अपना, हाँ, आपकी सरकार नहीं पड़ गई थी। एक मिनट, केरला में दिख रही है, केरला में दिख रही है, आंध्रा में दिख रही है। जी सीएनबीसी आवाज के टक्कर में रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार पब्लिक के सवाल, नेताओं के जवाब, देखते रहिए सीएनबीसी आवाज। पहले तो जनाब के लिए ताली बजाइए। इतना तेज तो मुद्दों, एक सुनिए, आप सुनिए, इतना तेज तो हुसैन बोल्ट नहीं भागता जितनी तेजी मुद्दों से भागते, उतना तेज तो हुसैन बोल्ट नहीं भागता। लेकिन आपकी तारीफ है भाई। ओके, देखिए इन्होंने कहा वर्तमान की बात की है, चुनाव की, त्रिपुरा में चुनाव। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे पब्लिक डिबेट। सर, आज का युवा ना देश में विकास देख रहा है और आप लोग क्या कर रहे हैं, हर मुद्दों पे उलझा देते हैं। कभी वो भारत जोड़ो आपने यात्रा निकाली, आपको विश्वास है कि राहुल गांधी दोबारा पीएम बन पाएंगे या कभी बन पाएंगे? दोबारा पहले कब से? अंदर से नहीं है, लेकिन करना पड़ेगा, ख्वाबों में जरूर बन पाएंगे, इतना मुझे पता है। जिस तरह से राहुल गांधी जी को सपोर्ट मिला है, आपने भी देखा है, ठीक है, आपके मन में कुछ और बात होगी। देखिए, गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा कि कोई टक्कर में नहीं है 2024 में। इन्होंने कहा नहीं, सपोर्ट करने वाले बहुत आएंगे। जानते कहां से? 7 समुंदर पार में तेरे पीछे। अरे भाई, अहंकार है वो बीबीसी, हिंडनबर्ग, ये जॉर्ज सोरोस, बहुत से लोग बैठे हुए हैं। अहंकार तो रावण को भी था, इस तरह का अहंकार तो रावण को भी था। वो भी कहता था कि तीनों लोक पे मैं भारी पड़ सकता हूँ। हाँ, सही बात है। लेकिन मंडोदरी ने क्या कहा था? मंडोदरी ने क्या कहा था? मंडोदरी ने कहा था, सुनिए, मंडोदरी ने कहा था कि राजा की मूर्खता का भुगतान जनता को करना पड़ेगा, प्रजा को करना पड़ेगा। ये वही हो रहा है। बिल्कुल सही कहा था, अहंकार था रावण को, और अगर उस ढंग का अहंकार दिखा है तो इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया में दिखा। उस ढंग का अहंकार दिखा कि बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। 5000 सिखों की हत्या हो गई तो धरती हिल गई, वो अहंकार था। और वैसा अहंकार दिखा जब मैं अकेला सब पे भारी हूँ, जब ये कहते मैं अकेला सब पे भारी हूँ, तो वो इंडिया से भारी नहीं है, तो इंडिया इज इंदिरा। पर उसमें आप कह रहे हैं कि जब नरेंद्र मोदी कहते हैं मैं अकेला सब पर भारी हूं, वो मैं अकेला खड़ा हूं, मैं अकेला सब पर भारी हूं, मतलब उन्होंने बोला कि मैं अकेला बोल रहा हूं और सब लोग सामने शोर मचा रहे हैं। देखिए, सपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, एनसीपी, डीएमके सब साथ मिलकर शोर मचा रहे थे, तो वो तो प्रधानमंत्री बोले थे जो आप शोर मचा रहे थे, उसमें अहंकार कैसे? ये प्रधानमंत्री जी का अहंकार है। और जो विपक्ष जो आवाज उठा रहा था, वो जनता की आवाज उठा रहा था। विपक्ष अगर कहता है कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने कुछ कहा है कि गड़बड़ी हो सकती है, पर जॉर्ज सोरोस कह रहे मेरी आवाज थी। नहीं, वो जनता की नहीं, वो कह रहे मेरी आवाज थी। जॉर्ज सोरोस की आवाज छोड़िए, जॉर्ज सोरोस तो आज पैदा हुआ, आज नहीं पैदा हुआ, काफी बुजुर्ग आदमी है। जब पार्लियामेंट में चर्चा हो रही थी तब जॉर्ज सोरोस नहीं था। ये तो आज का विषय। ये पीछे तस्वीर चल रही है, ये आज पैदा हुआ दिख रहा है आपको? ये आज पैदा हुआ आदमी दिख रहा है आपने चर्चा में आज पैदा किया। जी। देखिए, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा ना, अकेला सब पे भारी, आज नहीं है, 2002 से भारी है। जिस जमाने की ये डॉक्यूमेंट्री की बात कर रहे हैं, क्या क्या जमीन आसमान एक नहीं। क्या इनकी सरकार थी तब इनके सांसद लिख के अमेरिकी सेनेट को भेजते थे कि मोदी जी को वीजा मत देना, जबकि उन्होंने अप्लाई नहीं किया था। ये उनके खिलाफ खड़े रहे। और सुनिए, ये जितने लोग इकट्ठा रहे सब टिमटिमाते हुए तारों की तरह बुझते रहे और मोदी जी किस ढंग से उभरते रहे। मैं एक लाइन में कहना चाहूंगा मोदी जी की तरफ से कि यह मत कहो कि जग में कर सकता क्या अकेला, लाखों में काम करता एक सूरमा अकेला, आकाश में करोड़ों हैं टिमटिमाते पर जग प्रकाश करता एक चंद्रमा के। जी नरेंद्र मोदी के ऊपर देखिए, मैं अहंकार है ये। देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अगर एजेंडा भी जो है विदेश से लाना पड़े तो इनकी अपनी नीति तो खैर क्या ही होगी। और ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा में 65 कंटेनर तो बाय डिफॉल्ट पीछे लेके चल रहे, तो 6500 लोग तो पीछे थे ही। कहीं भी आपने इससे ज्यादा लोग देखे नहीं होंगे। जानते ये भी हैं, समझते ये भी हैं, लेकिन मजबूरी है सापला जी की, चाहे भाटी जी की। अब कहना तो अपनी पार्टी के बारे में ही है ना।
इस वाक्य में मुद्दों की बातें छूट गई। 9 या 10 राज्य के जो चुनाव चल रहे हैं उसके ऊपर कोई चर्चा करने को तैयार नहीं, और उसके बिहाफ में 2024 में सुन लीजिए 2024 के अंदर जो है साफ पिक्चर सामने आ जाएगी। जिस तरीके से चुनाव तो अभी एक राज्य में हो चुका है, एक राज्य में होगा और बाकियों में अनाउंस नहीं हुआ है। 9 राज्यों में पूरे साल में चुनाव हो रहे हैं। पिछले साल का ट्रैक रिकॉर्ड 2000। अभी देखो चुनाव की बात करी ना, चुनाव की बात करी आप लोगों ने, सुना चुनाव की बात करी। अब एक सवाल, चुनाव की बात करी, आप देखिए इन्होंने मुंह में हाथ डाला है। आपने बोला देखिए 9 राज्य, जो चुनाव 9 राज्यों में भी 2 राज्यों में है, बाकी 7 राज्यों में होगा। पिछले साल 2022 में 7 राज्यों में चुनाव हुआ। बीजेपी कितने राज्यों में जीत के आई? अगर सच बोलिएगा, बोलिएगा। बीजेपी जीत करके त्रिपुरा में बहुमत जीत करके आई। 7 राज्यों में चुनाव हुआ, कितने में जीत के आई बीजेपी? जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। अगर चुनाव ही सबसे बड़ा पैमाना है तो 7 राज्यों में चुनाव हुआ। 2024 इत्मीनान से बात करते हैं ना, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? मैं कह रहा हूं 7 राज्यों में चुनाव हुआ, 7 में से कितनों में बीजेपी जीती, कितने में विपक्ष जीता? जवाब दीजिए। भारतीय जनता पार्टी जीत करके आई बहुत सी जगह पे, बहुत अच्छी बात है। 7 में से नंबर होगा ना? नहीं, सुनिए आप तो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, आपको नंबर बात घुमा दे रहे हैं। मैं जिस मुद्दे पे घुमा नहीं रहा, मैं सीधी बात को पकड़ रहा हूं। 2024 में टिका रहूंगा। आप बात करेंगे, मैं 2024 की बात करूंगा। अभी आप 23 में थे, मैं 9 राज्य के चुनाव में बर्बाद करूंगा। मैं 2024 के मैं आपको बताता हूं, ये जो इतना अब मैं एक पुरानी कहावत है, वो ये जो उतना मुस्कुरा रहे हैं, क्या गम है जो छुपा रहे हैं। मैं इसको अलग तरीके से पढ़ता हूं, मैं पढ़ता हूं, ये जो इस जवाब से इतना कतरा रहे हैं, क्या सच है जो छुपा रहे हैं? मैं आपको बताता हूं, 7 राज्यों में चुनाव हुआ, 5 में बीजेपी जीत के आई, इसलिए ये छुपा रहे हैं, इसलिए ये बोल नहीं पा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि सच्चाई को छुपाकर, यानी भरी दोपहरी में सूर्यास्त बोलकर रात नहीं होती। चाहे एजुकेशन का बजट हो गया, चाहे स्वास्थ्य का बजट हो गया। सुधांशु 20 सेकंड। मान्यवर, इन्होंने कहा हाल के चुनाव पे बेरोजगारी के ऊपर उस पर बात नहीं हो रही है। आप देख लीजिएगा उसके ऊपर, क्यों शिक्षा का बजट काटा गया, क्यों स्वास्थ्य अभी चुनावों पे थे, अभी बेरोजगारी के ऊपर लेकर के आ रहे हैं। इसीलिए 2024 के अंदर ज्यादा तकलीफ होने वाली है। एक तारीफ आपकी करना चाहता हूं। पहले तो जरा आपके लिए ताली बजाइए। इतना तेज तो मुद्दों, एक सुनिए, आप सुनिए, इतना तेज तो हुसैन बोल्ट नहीं भागता जितनी तेजी मुद्दों से भागते हैं। मुद्दों से उतना तेज तो हुसैन बोल्ट नहीं भागता। लेकिन आपकी तारीफ है भाई। ओके, देखिए, इन्होंने कहा वर्तमान की बात की जाए चुनाव की, तो त्रिपुरा में चुनाव संपन्न हो चुका है। इनसे पूछे कांग्रेस पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ी है त्रिपुरा में? कम्युनिस्ट और कांग्रेस नहीं, मैं बता देना चाहता हूं, पूरी बात कर लूं सर, पूछ के बाद। देखिए, इन्होंने और मतलब बताइए 60 सीटों की विधानसभा में इतने सीटों पे लड़ रहे हैं, और कांग्रेस और कम्युनिस्ट दोनों ने गठबंधन कर रखा है। यानी आज से 2018 में चुनाव था जब कम्युनिस्टों की सरकार थी, जनता को विश्वास नहीं था कि भाजपा अकेले लड़ सकती है। आज कम्युनिस्ट और कांग्रेस दोनों को विश्वास नहीं कि वो भाजपा से अकेले लड़ सकते हैं। और सुनिए, त्रिपुरा में इनकी गठबंधन है और केरल में लड़ाई है। अरे त्रिपुरा में मोहब्बत, केरल में लड़ाई, अरे मार डाला, दुहाई दुहाई। जी जवाब। गठबंधन तो भारतीय जनता पार्टी का नहीं क्या गठबंधन? तो क्या इनका गठबंधन कहा? महाराष्ट्र के अंदर गठबंधन क्या है? एकनाथ शिंदे 50 खोखे सब कुछ ओके। ये इनको क्यों स्ट्रेटेजी कहलाए? किस तरह से बना? 50 खोखे सब कुछ ओके। आपको भी पता है जिस तरह से कर्नाटका की सरकार वहां पर छीनी गई है, जिस तरह से मध्य प्रदेश की सरकार छीनी गई है, उस तरह से ये खुलेआम उनके एमएलए ने भाई उनके एमएलए ने बोला ना कि 50 खोखे सब कुछ ओके। कांग्रेस ने थोड़ी कहा है। मैं तो वही दर्शा रहा हूँ। तो अब आप केरल में भी लेफ्ट के साथ आ सकते हैं क्या? भाई लेफ्ट के साथ में तो पहले भी कांग्रेस रही है। सुनिए, इनका अद्भुत स्ट्रेटेजिक अलायंस है। सुनिए, एक मिनट सुनिए साहब, ऐसा बेहतरीन राजनीतिक समन्वय कोई नहीं दिखा सकता। महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ गठबंधन है और केरल में मुस्लिम लीग के साथ। ऐसा आपको उदाहरण कहीं नहीं। और बंगाल में फुरफुरा शरीफ के साथ, बंगाल में पीरजादा अब्बास सिद्दीकी, भारतीय जनता पार्टी के भी अलायंस होते रहे, फिर पीडीपी के साथ। लेकिन ये और सुनिए अमित जी, वो जो पुराना 50 साल पुराना गाना था, रुख से जरा नकाब हटा दो मेरे हुजूर, नकाब हटेगा तो स्ट्रेटेजिक अलायंस वाले बीबीसी भी दिखेगा, हिंडनबर्ग भी दिखेगा, जॉर्ज सोरोस भी दिखेंगे और सारे विदेशी भी दिखेंगे अलायंस में। ये राहुल जी के लिए है कि लगाकर आग शहर को, ये राहुल जी ने कहा, उठा है दिल में आज तमाशे का शौक बहुत, झुकाकर सर सभी ये शाहपरस्त बोले, हुजूर का शौक सलामत रहे है शहर और बहुत। ये बीबीसी को भी ले आएंगे, हिंडनबर्ग को भी ले आएंगे, सबको ले आएंगे। देश में आगे शौक सलामत रहना चाहिए। ये भी सुन लीजिए कि कांग्रेस पार्टी अपने निश्चय पर दृढ़ है। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। लड़ रहे हो
के, लेकिन बीजेपी कह रही है ये गोरों के साथ लड़ रहे हैं, कांग्रेस कह रही है ये चोरों के खिलाफ लड़ रहे हैं। लेकिन 24 की जंग बहुत महत्वपूर्ण होगी। लेकिन जॉर्ज सोरोस की एंट्री ने बहुत कुछ एक्सपोज करके रख दिया है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।